हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 13 जनवरी 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आज नई सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और फॉलो करते हैं, आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है, कुछ नया आप लोग सीखते हैं या कुछ मदद मिलती है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें आपके साथ और आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना साथ, अपना सहयोग जो है वो हमारे साथ बनाए रखें और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है वो ज़रूर करते रहें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पेज है। यहाँ पर जो मेन इमेज दिख रही है वो यही है कि आज से प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत जो है वो होने वाली है। 45 दिन तक ये पूरा का पूरा जो उत्सव है, जो कुंभ मेला है, वो चलेगा। तो इसको लेकर एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है, वहाँ पर हम लोग इसको लेकर बात करेंगे, है ना। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो ट्रंप का इनॉग्रल यानी कि ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप, वो 20 तारीख को शपथ ग्रहण उनका होगा। तो उसमें भारत की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री हैं, दैट इज़ एस जयशंकर, वो यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीच में सच कोई खास न्यूज़ नहीं है, एक इकोनॉमी के पेज पे छोटी सी न्यूज़ है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एडिटोरियल और आइडियाज़ पेज पर भी कुछ खास आज नहीं है। यहाँ पर खबर है, अभी आपको याद होगा कि गोल्ड इंपोर्ट का कुछ डेटा आया था कुछ टाइम पहले और उसको फिर कुछ टाइम के बाद रिवाइज़ किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि डबल काउंटिंग कहीं पर हो गई है, तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट दिखाई दे रहा है गोल्ड का। तो उस डेटा को यहाँ पर रिवाइज़ किया गया है। तो क्या है ये पूरा का पूरा इशू, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन पेज पर बात करेंगे 4 आर्टिकल्स की। सबसे पहला ये रहेगा कि व्हाट ड्राफ्ट रूल्स ऑन वीसी अपॉइंटमेंट से। वीसी यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर या उप कुलपति जो होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर जो ड्राफ्ट रूल्स बनाए गए हैं वो क्या कहते हैं, और इसको लेकर जो राज्य हैं दे आर अपसेट, वो इस रूल से खुश नहीं है। तो इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद कुंभ मेला जो है, इसकी बात करेंगे। कुंभ का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या इसका इतिहास है ना, एंड व्हाट इज इट्स अपील। इसके बाद जो कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स हैं, उन फायर्स को बुझाने के लिए जो फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, पिंक कलर का वो एक पाउडर सा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक आर्टिकल ये कहता है कि ट्रम्प्स कॉल टू रीनेम गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम बदल के हम गल्फ ऑफ अमेरिका रख देंगे। तो जो अमेरिका और मैक्सिको के नाम हैं, इनके इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे आज के 4 आर्टिकल्स रहेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद दिस वन। ठीक है, पहले एक्सप्लेन पेज देखेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमी वाले पेज पर चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल्स वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो वो ये कहता है कि व्हाट ड्राफ्ट रूल्स ऑन वीसी अपॉइंटमेंट से एंड वाई स्टेट्स आर अपसेट। तो देखिए, यहाँ पर कई राज्यों ने जो है वो ऑब्जेक्शन किया है ना, एक तरीके से अपनी नामंजूरी जताई है। किस बारे में? जो ये एक नए रेगुलेशंस आए हैं, ठीक है, नए रेगुलेशंस हैं, यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। इस तरीके के रेगुलेशंस आए हैं 2025 के, जिसमें जो चांसलर होते हैं, ठीक है, चांसलर बेसिकली कौन होते हैं, राज्यों में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके चांसलर जो हैं वो राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर होते हैं। तो चांसलर को यहाँ पर ज़्यादा पावर दी गई है वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए। तो इसी को लेकर जो कई सारे राज्य हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, वीसीज यानी कि जो वाइस चांसलर्स हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। अभी तक की अगर हम बात करें तो रेगुलेशंस जो यूजीसी ने 2018 में नोटिफाई किए थे, उसमें ये कहा गया था कि एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी जिसमें हायर एजुकेशन के कुछ एमिनेंट पर्सन्स होंगे, मतलब उच्च शिक्षा से जुड़े हुए कुछ एमिनेंट लोग होंगे। वो 3 से 5 कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे,
by public notification, nomination, a talent search process और a combination of these processes. इन processes का यूज़ करके 3 से 5 कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये काम बेसिकली जो सर्च और सिलेक्शन कमेटी है जिसमें हायर एजुकेशन के कुछ एमिनेंट लोग होंगे वो ये काम करेंगे। ऐसा यूजीसी ने 2018 में जो नोटिफिकेशंस जो ये रेगुलेशंस जारी किए थे उनमें कहा गया था। अब जो चांसलर हैं या फिर चांसलर को बेसिकली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पर कहा जाता है विजिटर, ठीक है। वहाँ की जो डेजिग्नेशन है वो विजिटर है फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें चांसलर कहा जाता है। तो चांसलर या विजिटर जो हैं वो अपॉइंट करते हैं वीसी को फ्रॉम अमंग द रिकमेंडेड नेम्स। तो जो ये सर्च और सिलेक्शन कमेटी नाम लेके आती है 4-5 है ना, 3 से 5 नाम लेके आती है, उन्हीं में से अगर हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तो चांसलर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो विजिटर जो है वो इन्हीं नामों में से वीसी को अपॉइंट करते हैं। ठीक हो गई बात, यहाँ तक समझ गए। अब जो स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो 1 मेंबर ऑफ द कमेटी है, जो ये कमेटी की बात की गई है, उसमें से उस कमेटी का एक मेंबर जो है उसको नॉमिनेट किया जाता है बाय द यूजीसी चेयरमैन, ठीक है। जो एक कमेटी है ना वो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी, उसका एक मेंबर जो है वो यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए द रेस्ट ऑफ द कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट लॉ, ठीक है। जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसके लिए कमेटी के बाकी सदस्यों को स्टेट लॉ के हिसाब से बनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, केरला यूनिवर्सिटी एक्ट 1974, ये कहती है कि वीसी शैल बी अपॉइंटेड या वीसी विल बी अपॉइंटेड बाय द चांसलर, कि वीसी का अपॉइंटमेंट चांसलर करेंगे और कैसे करेंगे, ऑन द यूनानिमस रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी अपॉइंटेड बाय हिम कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स, ठीक है। कि जो चांसलर हैं उनके द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी का जो यूनानिमस रिकमेंडेशन होगा उसके आधार पर वाइस चांसलर का नॉमिनेशन या अपॉइंटमेंट होगा। अब ये कमेटी में 3 मेंबर होंगे, 1 इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी सीनेट एंड 1 ईच नॉमिनेटेड बाय द यूजीसी चेयरमैन एंड अ चांसलर दैट इज गवर्नर, ठीक है। तो हर राज्य के अपने अपने क्राइटेरियाज हैं उस कमेटी को लेकर कि उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। क्लियर हो गई बात। अब इसी के साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनी है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर, तो इनके जो विजिटर या फिर जो सेरिमोनियल हेड हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। ये याद रखिएगा कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके जो एक तरीके से आप हेड कह सकते हैं, जो चांसलर्स हैं, दे आर द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, वो राज्यों के राज्यपाल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की विच आर इस्टेब्लिश्ड बाय और यू कैन से विच आर इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड आर एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर, इनमें ये जो टर्म है चांसलर नहीं होता, इनमें जो टर्म है दैट इज नोन एज विजिटर। और विजिटर कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात। अब इसमें आगे लिखा गया है कि द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी टू अपॉइंट द वीसी ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज डिटरमाइंड बाय द एक्ट दैट गवर्न्स द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जो कमेटी बेसिकली जैसे स्टेट के केस में तो आपको बता दिया कि अलग अलग जो है वो स्टेट लॉज के हिसाब से कमेटी बनती है। अब सेंटर के केस में क्या होता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके केस में वीसी को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी बनती है उसकी जो कंपोजिशन है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द एक्ट जिसके थ्रू वो यूनिवर्सिटी गवर्न होती है। जैसे डीयू की अगर हम बात कर लें, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात कर लें, जेएनयू की, तो वहाँ पर जो कमेटी है उसमें 2 नॉमिनीज़ होते हैं ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड 1 ऑफ द विजिटर, ठीक है। तो 3 मेंबर्स की कमेटी है जिसमें 2 नॉमिनीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं उसके होंगे और 1 नॉमिनी किसके होंगे, जो विजिटर हैं उनके, ठीक है। अब इसके बाद स्टेट वर्सेस सेंटर ओवर वीसीज। अब इन वीसीज को लेकर स्टेट वर्सेस सेंटर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है स्टेट्स में, यानी कि जो आप कह सकते हैं अदर देन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वहाँ पर क्या हुआ है, गवर्नर के साथ क्लैश हुआ है, ठीक है। गवर्नर को बेसिकली एक तरीके से सेंटर ऑफ द नॉमिनी ऑफ द सेंटर माना जाता है वीसीज के अपॉइंटमेंट को लेकर राज्य सरकारों के बीच में और राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर के बीच में क्लैशेस हुए हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, लाइक केरला में यह टसल शुरू होता है 2021 में, जब वहाँ के उस समय के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, आज की डेट में तो हालांकि ये बिहार ट्रांसफ़र कर दिया गया इनका, बिहार के आज के डेट में ये गवर्नर है, बट उस समय ये गवर्नर हुआ करते थे केरला के, दैट इज़ आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने ये क्लेम किया था कि ही हैड बीन फोर्स्ड टू एक्ट अगेंस्ट हिज कॉन्शियंस
by the LDF government in the reappointment of गोपीनाथ रविंद्रन एज वीसी ऑफ कन्नूर यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने ये क्लेम किया था कि इनको उस समय की वहाँ की जो सरकार है उसने फोर्स किया था कि ये अपने कॉन्शियंस के अगेंस्ट एक्ट करें और इस पर्सन को एज अ गोपीनाथ रविंद्रन को कन्नूर यूनिवर्सिटी का वीसी रीअपॉइंट करें। 2023 में असेंबली ने एक बिल पास किया कि गवर्नर को रिप्लेस किया जाए विद द एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एज चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट, कि यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो चांसलर्स हैं वो गवर्नर ना होते हुए कोई एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हो। ठीक है, ऐसा एक बिल जो है वो वहाँ की असेंबली ने पास भी कर दिया था, लेकिन इस बिल को अभी भी प्रेसिडेंट का एसेंट मिलना जो है वो बाकी है। तो ये बात हो गई केरला की। इसके बाद हम बंगाल अगर चलें तो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ देखो। द सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स चैलेंज टू अ जून 2023 ऑर्डर ऑफ द कोलकाता हाई कोर्ट अपहोल्डिंग द यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ एंट्रिम वीसीज इन 13 यूनिवर्सिटीज़ बाय द गवर्नर सीवी आनंदा बोस। तो इन्होंने जो वहाँ के उस समय के राज्यपाल थे दैट इज़ सीवी आनंदा बोस, ये अभी भी खैर वहीं के राज्यपाल हैं, इन्होंने 13 यूनिवर्सिटीज़ में जो एंट्रिम वीसीज का यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट किया है ना, उसको लेकर जो चैलेंज यहाँ पर किया गया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, मतलब सही माना, तो उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर सीजीआई दैट इज़ यूयू ललित के अंडर में एक सेपरेट सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनाई टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द पोजीशन, लेकिन इसमें अभी तक कुछ प्रोसेस में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस जो है वो हुई है। इससे पहले वेस्ट बंगाल ने भी एक यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया था टू रिप्लेस द गवर्नर विद द चीफ मिनिस्टर एज द चांसलर ऑफ स्टेट एडेड यूनिवर्सिटीज़। तो इन्होंने भी उसी तरीके का एक बिल पास किया कि गवर्नर को रिप्लेस किया जाना चाहिए विद द चीफ मिनिस्टर, कि राज्यों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो चांसलर या कुलपति हैं वो गवर्नर या राज्यपाल ना होते हुए उस राज्य के मुख्यमंत्री हों। ऐसा इन्होंने यहाँ पर भी एक बिल पास किया, लेकिन ये बिल जो है वो गवर्नर का नोड या गवर्नर का एसेंट इसको नहीं मिल पाया है। इसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो दिसंबर 2024 में कर्नाटक की असेंबली ने एक बिल पास किया, वहाँ पर भी इसी तरीके का बिल लाया गया था। गवर्नर को रिप्लेस किया करने की बात थी विद द चीफ मिनिस्टर एज अ चांसलर ऑफ कर्नाटक स्टेट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये बिल वहाँ पर पास भी हो गया था, लेकिन इस बिल को भी गवर्नर का एसेंट नहीं मिला। उसके बाद नवंबर के महीने में कर्नाटक के कैबिनेट ने यह डिसाइड किया बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी कि वहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। स्टेट के हायर एजुकेशन मिनिस्टर का कहना था कि अ ड्राफ्ट बिल वॉज इन द वर्क्स टू अमेंड द कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट टू ब्रिंग इन क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर द 42 यूनिवर्सिटीज़ अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कि इस तरीके का बिल जो है वो उसके ऊपर काम चल रहा है। फिर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 2021 में उस समय जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी महाविकास अघाड़ी सरकार जो है वो पावर में थी, सत्ता में थी, तो वहाँ के लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया दैट रेस्ट्रिक्टेड द गवर्नर्स पावर टू ओनली अप्रूविंग वीसीज नेम रिकमेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड गेव ग्रेटर अथॉरिटी टू द स्टेट्स हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर इंस्टेड। ठीक है, कि गवर्नर की जो पावर है कि वो सिर्फ जो वीसी के नाम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव रिकमेंड किए गए हैं सिर्फ उनको अप्रूव करें, इस तरीके की पावर को, गवर्नर की पावर को रेस्ट्रिक्ट किया और ग्रेटर अथॉरिटी जो है वो राज्य के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर को दे दी। लेकिन ये बिल जो है फिर उस समय के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हुआ करते थे, उनके पास पेंडिंग पड़ा रहा। उसके बाद जब यहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं 2022 में, तो नई सरकार ने इस बिल को जो है वो विड्रॉ कर लिया और जो पुरानी प्रोसेस थी जिसमें गवर्नर का ही फाइनल से या फाइनल वर्ड्स होते थे इन द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज, उसको रिस्टोर कर दिया गया। फिर मामला आता है तमिलनाडु का। अगर बात करें 2022 में डीएमके की जो सरकार है उसने 2 बिल पास किए टू अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट टू पिक वीसीज फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, कि एक तो ये होगी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए वीसी पिक कर सके, लेकिन इन बिल्स को फिर वही गवर्नर का अप्रूवल नहीं मिला। और पिछले साल तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर एन रवि, उन्होंने सरकार से ये कहा था कि वो अपने नोटिफिकेशंस को रिकॉल करें टू सेट अप सर्च कमिटीज़ फॉर वीसीज ऑफ सेवरल यूनिवर्सिटीज़ ऑन द ग्राउंड दैट दे डिड नॉट इंक्लूड द नॉमिनी ऑफ द यूजीसी चेयरमैन। ठीक है, कि मतलब उसमें यूजीसी के चेयरमैन नहीं है, तो आपने जो ये सर्च कमेटी को बनाने के लिए नोटिफिकेशन दिया है उसको वापस लिया जाए, उसको रिकॉल किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अपॉइंटमेंट जो है वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब जो नए यूजीसी के रेगुलेशंस हैं वो ये कहते हैं
जो ड्राफ्ट रूल्स है उसमें यही कहा गया है कि द चांसलर और द विजिटर शेल कंस्टिट्यूट द सर्च और सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग 3 एक्सपर्ट्स। ठीक है, कि ये जो सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, इसको कौन बनाएगा? अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं तो विजिटर, और उनमें 3 एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, तो 2018 के जो रेगुलेशंस थे उसमें ये मेंशन नहीं था कि कमेटी कौन बनाएगा, लेकिन अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके बाद नए रेगुलेशंस में जो कमेटी के कंपोजिशन है उसको भी क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि अ मेंबर ईच नॉमिनेटेड बाय द विजिटर और चांसलर, यानी कि एक मेंबर जो है वो चांसलर या विजिटर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, एक उसमें यूजीसी के चेयरमैन होंगे, और एक एपेक्स बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की जो भी एपेक्स बॉडी है, चाहे वो सेनेट है या सिंडिकेट है या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होते हैं, तो एक उनके मेंबर होंगे। ठीक है, तो इससे जो नॉमिनीज ऑफ द सेंटर है उसको मेजोरिटी मिल जाती है, क्योंकि एक तरीके से यूनिवर्सिटी और चांसलर जो भी अपॉइंट करेंगे, मतलब विजिटर या चांसलर जो भी अपॉइंट करेंगे, तो वो अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात भी करते हैं तो चांसलर बेसिकली कौन है? गवर्नर। एक तरीके से उनको नॉमिनी ऑफ द सेंटर माना जाता है, तो उनका यहाँ पर रोल बढ़ गया है ना। दूसरा, यूजीसी के चेयरमैन वो भी सेंट्रली अपॉइंटेड होते हैं, तो उनका भी रोल बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इससे सेंटर को के नॉमिनीज़ को मेजॉरिटी मिलती है। अब इसके बाद प्रोफेसर्स के अलावा इंडिविजुअल्स एट सीनियर लेवल्स इन इंडस्ट्री, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कैन ऑल्सो बिकम वीसीज। इसमें यह भी कहा गया है कि सिर्फ प्रोफेसर्स ही नहीं, बल्कि ऐसे सीनियर लेवल्स इंडिविजुअल्स जो कि इंडस्ट्री में सीनियर लेवल पर रहे हों, पब्लिक पॉलिसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या पीएसयूज़ वगैरह में रहे हों, वो भी वीसी बन सकते हैं। अब यहाँ पर फेडरलिज्म का सवाल आता है। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उनका ये कहना है कि ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं ये फेडरलिज्म को अंडरमाइन करते हैं, यानी कि फेडरलिज्म या संघवाद को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? क्योंकि इससे जो राज्यों का अधिकार था वीसीज को अपॉइंट करने का, उसको छीना जा रहा है, और साथ ही साथ चांसलर को अनचेक्ड पावर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर जो है वो चांसलर को दी जा रही हैं। तमिलनाडु की असेंबली ने जो है वो सेंटर से ये कहा कि इन ड्राफ्ट रेगुलेशंस को जो है वो विड्रॉ किया जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ये कहा कि गवर्नर्स को इतना ज़्यादा जो कंट्रोल दिया जा रहा है ओवर वीसीज अपॉइंटमेंट, ये फेडरलिज्म के ऊपर डायरेक्ट असॉल्ट है और स्टेट राइट्स के ऊपर भी, एंड इट इज़ एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स। और जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य की सरकारें हैं उनको ये अंडरमाइन कर रही है, मतलब उनको कहीं ना कहीं उनकी पावर्स को कम कर रही है। हालांकि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, उनका ये कहना है कि ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं दे सीक टू प्रोवाइड अ रोबस्ट प्रोसेस, ये एक रोबस्ट प्रोसेस लाना चाहते हैं फॉर सेलेक्टिंग वीसीज, अलाइनिंग विद द ओवर आर्किंग गोल ऑफ क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हायर एजुकेशन। तो इनका मुख्य एम क्या है कि हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी आ सके। 2025 के जो ड्राफ्ट अभी लाया गया है, ये 2018 के रेगुलेशंस में जो कुछ एम्बिग्यूटीज़ थी, कुछ कन्फ्यूजन्स थे, उनको दूर करता है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ये जो रेगुलेशंस लाए गए हैं, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके साथ भी अलाइंड है। ऐसा यहाँ पर यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, उनका कहना है। ठीक है, तो आई होप आर्टिकल समझ में आया होगा आपको। इसको आप हायर एजुकेशन में लेंगे, है ना, हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं इकोनॉमी में, तो वहीं पर आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्या यहाँ पर बातें की गई हैं, आई होप आपको समझ में आया। कहीं पर अगर फेडरलिज्म को लेकर भी कुछ इशू आता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट एक लाइन में दे सकते हैं कि ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज भी राज्यों और केंद्र के बीच में थोड़ा सा टसल रहती है। ठीक है, इस तरीके का अगर मतलब मैं अदर देन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको मेंस में कोई आंसर लिखने को आता है जहाँ पर थोड़ा सा आपको फेडरलिज्म के बारे में लिखना होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसका ये कंटेक्स्ट लेके लिख सकते हैं कि वीसीज़ के, ठीक है, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसीज़ का अपॉइंटमेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसीज़ या वाइस चांसलर उप कुलपति का जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, वहाँ पर उसको लेकर भी राज्य और केंद्र के बीच में इस तरीके की तनातनी या टसल जो है वो बने रहते हैं। ठीक है, मतलब राज्य और केंद्र के बीच में कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं राज्य या जो राज्यों के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनके बीच में। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, बात करते हैं कुंभ को लेकर।
कुंभ ओरिजिन हिस्ट्री एंड अपील। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इट इज़ कोल्ड इन प्रयागराज। प्रयागराज में अभी काफ़ी ठंड है। आप में से अगर कुछ लोग उस जगह से या उसके आसपास बिलोंग करते हैं तो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ठीक है, फॉगी भी बना हुआ है, यानी कि कोहरा भी अभी छाया हुआ है और बारिश के भी चांसेस हैं। लेकिन मंडे यानी कि आज के दिन हज़ारों लाखों लोगों की उम्मीद है कि वो इस शहर में आएंगे एंड टू कैंप ऑन दी बैंक्स ऑफ गंगा, यानी कि गंगा नदी के तट पर वो अपना डेरा जमाएंगे और अपने विजिट के दौरान वो टेंट्स में रहेंगे, गंगा नदी में जो है वो नहाएंगे। एंड द मोस्ट डिवाउट, और जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भक्त गण होते हैं, वो गंगा में सुबह से पहले जिस समय स्टार्स ट्विंकल कर रहे हो, मतलब जिसको कहा जाता है सूर्योदय से पूर्व, उससे पहले ही वो गंगा में डुबकी लगाएंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें क्यों होंगी? क्योंकि प्रयागराज जो है वो होस्ट कर रहा है महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ या पूर्ण कुंभ इसको कहते हैं, जो हर 12 साल में होता है। अब इसको लेकर जो कुंभ मेला है, इसको लेकर कई सारी जो मिथ्स हैं, जो कहानियां हैं, वो प्रिविलेंट है और कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जो इसके ओरिजिन को लेकर बात करती हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो फेस्टिवल है ना, कुंभ मेला जो है, इसका मेंशन वेद और पुराणों में किया गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये 2 शताब्दी से पुराना इस तरीके का मेला नहीं होता था। तो व्हाट इज सर्टेन इज ओनली दैट इट इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द रिलीजियस डिवोटीज ऑन अर्थ। तो अब ये वेदों पुराणों में था या नहीं था, या 2 शताब्दी पुराना ये सिर्फ मेला लगना शुरू हुआ है, ये बात तो बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं है। लेकिन एक बात जो सर्टेन है, जो निश्चित है, वो ये है कि ये धरती पर, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर जो रिलीजियस डिवोटीज़ हैं, जो धार्मिक श्रद्धालु हैं, उनका जमावड़ा, सबसे बड़ा जमावड़ा एक तरीके से इसी मेले के दौरान होता है। ठीक है, तो कुंभ मेला क्या होता है और ये सिर्फ 4 शहरों में ही क्यों होता है? ठीक है, अलग अलग सालों में होता है। अर्धकुंभ, महाकुंभ क्या होता है? एंड व्हाट डू द मिलियंस हु अटेंड इट सीक, कि जितने भी लोग, लाखों लोग जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, कुंभ में स्नान करने आते हैं, तो वो उनको क्या सीख करना होता है, वो क्या चाहते हैं? ठीक है, तो द आंसर लाइज इन द मिक्स ऑफ मिथ्स, हिस्ट्री एंड द एंड्योरिंग फेथ ऑफ एन एंशिएंट पीपल who trust as much in the munificence of invisible deities as in the tangible life givers like rivers। तो इसका आंसर जो है वो मिथ्स, हिस्ट्री और जो लोगों के, पुराने लोगों के जो एंड्योरिंग फेथ्स हैं, ठीक है, जो ट्रस्ट करते हैं इनविजिबल डीटीज़ को, जितना ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं उतना ही ट्रस्ट वो लाइफ गिवर्स लाइक रिवर्स को भी ट्रीट करते हैं। अब माइथोलॉजिकल ओरिजिन्स की अगर हम बात करें तो संस्कृत वर्ड है कुंभ, इसका मतलब होता है पिचर। पिचर मतलब एक तरीके से एक घड़ा सा है ना, उसको कुंभ कहा जाता है। तो स्टोरी ऐसी है कि जब देव और असुरों के बीच में या दानवों के बीच में जब चर्निंग ऑफ द ओशियन, यानी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय धन्वंतरी जो है वो इमर्ज होते हैं कैरिंग अ पिचर ऑफ अमृत। ठीक है, धन्वंतरी जो भगवान है, जिनको धन का देवता माना जाता है, वो इमर्ज होते हैं, वो निकलते हैं उस समुद्र मंथन में से, और वो एक पिचर ऑफ अमृत, यानी कि एक अमृत का घड़ा लेके बाहर निकलते हैं, जिसको एलेक्सियर ऑफ इमॉर्टैलिटी भी कहा जा सकता है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि असुरों को ये जो अमृत का घड़ा है ये ना मिल जाए, तो इंद्र के जो पुत्र होते हैं, दैट इज जयंत, वो उस पॉट के साथ, उस मटके के साथ, उस घड़े के साथ जो है वहाँ से भाग जाते हैं। द सन, उनके पुत्र मतलब सूर्य, सूर्य के पुत्र शनि और बृहस्पति, दैट इज जुपिटर, और मून, वो भी उनके साथ चले जाते हैं कि वो इंद्र के पुत्र जयंत और उनके साथ जो वो मटका है, जो घड़ा है, उसकी रक्षा कर सकें। अब जब जयंत वहाँ से भागते हैं, है ना, उस जगह से जाते हैं, तो अमृत जो है वो 4 जगहों पर गिरता है, 4 शहरों पर। एक है हरिद्वार, एक है प्रयागराज, एक है उज्जैन और चौथा है नासिक त्र्यंबकेश्वर। इन 4 जगहों पर ये अमृत गिरता है, इसकी बूंदें गिरती हैं, इसीलिए इन चारों जगहों पर जो है वो कुंभ मनाया जाता है। पहली बात, ठीक है, ये माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। और दूसरी बात ये है कि ही रैन फॉर 12 डेज, ठीक है, और 12 दिन तक ये भागे थे। और क्योंकि देवों का जो एक दिन है वो हमारे हिसाब से ह्यूमंस का 1 साल के बराबर है, इसीलिए कुंभ मेला जो है वो इन लोकेशंस पर, इन चारों शहरों में हर 12 साल में मनाया जाता है। एंड दैट इज बेस्ड ऑन दी रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द सन, मून एंड द जुपिटर, क्योंकि सन, मून और जुपिटर जो है वो उनके साथ भागे थे
ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया। तो प्रयागराज और हरिद्वार में जो है वो 2 तरीके के कुंभ और भी होते हैं इन 4 शहरों में, तो दैट इज हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर जो है, यहाँ पर तो 12-12 साल में कुंभ होता है, जिसको आप पूर्ण कुंभ भी कहते हैं या महाकुंभ भी कहते हैं। लेकिन इनमें से 2 शहर ऐसे हैं, दैट इज प्रयागराज और हरिद्वार, यहाँ पर अर्ध कुंभ भी होता है, ठीक है, और वो हर 6 साल में होता है। द फेस्टिवल हेल्ड आफ्टर 12 ईयर्स इज कॉल्ड पूर्ण कुंभ और द महाकुंभ, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि 12 साल में जो फेस्टिवल होता है उसको पूर्ण कुंभ या महाकुंभ बोलते हैं। वो 4 शहरों में होता है ना, और इनमें से 2 शहर दैट इज प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में भी कुंभ होता है, उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब ये चारों जो जगह हैं ये नदियों के तट पर हैं, ठीक है। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के तट पर है, प्रयागराज जो है वो संगम में है, प्रयागराज में बेसिकली संगम है। संगम कहा जाता है मीटिंग पॉइंट गंगा, यमुना और दी माइथिकल सरस्वती। आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि गंगा और यमुना जो है वो कहाँ पर आके मिलती हैं, प्रयागराज में, ठीक है। और एक ये भी माना जाता है कि एक और ऐसी नदी है दैट इज सरस्वती, उसका भी वहाँ पर संगम है, बट वो मिथिकल रिवर है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देती है। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के तट पर है, और नासिक त्र्यंबकेश्वर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ये भी माना जाता है मतलब ऐसी मान्यता है, ऐसा बिलीव है कि अगर इन नदियों में आप कुंभ के मेले के दौरान डिप लेते हैं, मतलब डुबकी लगाते हैं, अमिट द स्पेसिफिक अलाइनमेंट ऑफ द हेवनली बॉडीज, क्योंकि हेवनली बॉडीज का उस समय कुछ स्पेसिफिक अलाइनमेंट होता है, तो इसकी वजह से आपके जितने भी पाप वगैरह हैं वो धुल जाते हैं, ठीक है, और आपको पुण्य जो है वो मिलता है। साधुज एंड अदर होली मैन गैदर एट कुंभ मेलाज एंड रेगुलर पीपल कैन मीट देम, ठीक है। साधु संत वगैरह जो है वो भी इस समय कुंभ मेले के दौरान आते हैं इन जगहों पर जहाँ पर कुंभ हो रहा है, और जो रेगुलर आदमी हैं वो उनसे मिल सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंस है गंगा की, वो हिंदू रिलीजन में तो बहुत ज़्यादा नोन है, ठीक है। अब इसके बाद जो शिप्रा नदी है जिसके तट पर उज्जैन बसा हुआ है, वहाँ पर ये माना जाता है कि ये हार्ट ऑफ द विष्णु इन हिज वराह अवतार, जब विष्णु अपने वराह अवतार में थे तो उनके हार्ट से ये नदी जो है वो निकलती है। और गोदावरी के बारे में भी आपको पता होगा कि जो दक्षिण यानी कि साउथ की जो गंगा है उसको कहा जाता है गोदावरी को, है ना। इसके बाद डिसाइडिंग द साइट, अब ये साइट मतलब कब मेला कहाँ पर होगा, तो उसके हिसाब से वो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो कुंभ मेले की जो वेबसाइट है उसमें ये कहा गया है कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है अराउंड द सन इन 12 ईयर्स, अगर वो एक्वेरियस या कुंभ राशि में होता है जिसका सिंबल ही है वाटर बियरर, अगर आपने कुंभ राशि का जो सिंबल है वो देखा है तो उसमें वाटर बियरर का एक सिंबल होता है, ठीक है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा ये सारे के सारे मेष राशि में या सेगिटेरियस में होते हैं, ठीक है, मेष और सेगिटेरियस में होते हैं, मतलब बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में, सूर्य जो है वो मेष राशि में, और मून जो है वो सेगिटेरियस में, तब जो है वो कुंभ होता है हरिद्वार में, ठीक। इसके बाद जब जुपिटर जो है वो टॉरस यानी कि वृषभ राशि में आ जाते हैं, सन जो है वो आ जाते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में, और तब ऐसे समय पर यह कहा जाता है कि इट इज़ बेसिकली जब सन होते हैं, सन और मून जो है वो कैप्रिकॉन या मकर राशि में होते हैं, तो उसी समय मकर संक्रांति भी होती है ना। तो उस टाइम पर जो कुंभ है वो होता है प्रयाग में, दैट इज एट प्रयागराज। इसके बाद जब जुपिटर जो है वो लियो राशि या सिंह राशि में होते हैं, और सन एंड द मून जो है वो कैंसर यानी कि कर्क राशि में होते हैं, तो ऐसे समय पर जो कुंभ है वो होता है नासिक और त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है। इसीलिए इसको सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। अब इसके बाद कुंभ की एंटिक्विटी को लेकर जो डिबेट्स हैं, अब इसमें यह कहा गया है कि कुंभ का जो वर्णन है, जो रेफरेंस है, वो स्कंद पुराण में मिलता है, ठीक है। तो समटाइम्स इसको इसकी एंटिक्विटी या इसकी जो पौराणिकता है उसका रेफरेंस या उसके एविडेंस के रूप में इसको बताया जाता है कि इसका एविडेंस वहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्कंद पुराण इज वाइडली साइटेड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन्स ऑफ द कुंभ मेला, बट दोज रेफरेंसेज हैव नॉट सर्वाइव्ड
इन द एक्सटेंट वर्जन्स ऑफ द पुराण। ठीक है, अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर होता था स्कंद पुराण में, लेकिन अब जो उसका वर्जन चेंज हुआ है या जो एक्सटेंट वर्जन है उसमें वो नहीं मिलता। नो स्क्रिप्चर्स कैन बी डेफिनेटली सेट टू कंटेन द रेफरेंस टू द कुंभ मेला एज वी नो इट टुडे। किसी भी स्क्रिप्चर में इसका कोई रेफरेंस नहीं है। वाइल द समुद्र मंथन इज डिस्क्राइब्ड, समुद्र मंथन तो कई सारी किताबों में मेंशन है, लेकिन उसका जो अमृत गिरने की बात है, 4 जगहों पर अमृत गिरा, ऐसा कहीं पर कोई मेंशन नहीं है। इसके बाद एक किताब जो प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है गोरखपुर के गीता प्रेस के द्वारा, जिसका नाम है महाकुंभ पर्व। वो उसमें ये क्लेम किया गया है कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कुंभ मेले में पार्टिसिपेट करने के क्या बेनिफिट्स या क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में मेंशन करता है। अब कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो पीरियोडिक अफेयर्स हैं, इस तरीके के जो मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद होने वाले जो मेले हैं, ये 8वीं शताब्दी में शुरू हुए थे। ठीक है, इनको शुरू किया गया था हिंदू फिलोसोफर आदि शंकराचार्य के द्वारा एज अ प्लेस वेयर हिंदू एस्थेटिक्स एंड स्कॉलर्स कुड मीट। यानी कि ये ऐसी मतलब इन्होंने ये शुरू इसलिए किए थे ताकि जहाँ पर जो हिंदू संत वगैरह हैं, जो एस्थेटिक्स हैं, जो साधु वगैरह हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो मिल सकें और डिस्कस कर सकें, आइडियाज़ डिसेमिनेट कर सकें और लोगों को गाइड कर सकें। ठीक है, अब चाइनीज़ पिलग्रिम ज़ुआंगज़ांग या जो ह्यूआनसेंग था, उसने भी प्रयाग में फेयर को लेकर, मेले को लेकर 7th सेंचुरी में मेंशन जरूर किया है। हालांकि जो इंडोलॉजिस्ट हैं दैट इज काम मैकलीन, इनका ये कहना है कि ज़ुआनज़ांग या ह्यूआनसांग ने फेयर को तो मेंशन किया है, यानी कि मेले का वर्णन तो किया है, लेकिन उससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी कुंभ मेले को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो मैकलीन हैज़ रिटन दैट एन एंशिएंट बेदिंग फेस्टिवल ऑफ माघ मेला दैट इज फेयर हेल्ड इन द हिंदू मंथ ऑफ माघ वॉज हेल्ड एट प्रयाग विच द पंडित्स ऑफ द सिटी रीब्रांडेड एज टाइमलेस कुंभ। कि एक इस तरीके का माघ मेला, यानी कि माघ के महीने में लगने वाला जो मेला है, वो यहाँ पर हुआ करता था और जिसको उस शहर के पंडितों ने रीब्रांड किया एज अ टाइमलेस कुंभ। और वो इसलिए किया गया ताकि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के बाद उसको रीब्रांड किया गया ताकि ब्रिटिशर जो है वो उसके साथ कोई भी मेडलिंग ना कर सके, उसके साथ कोई परेशानी या रुकावटें उसमें ना डाल सके। इसके बाद द फेयर एट हरिद्वार इज लाइकली टू हैव बीन द फर्स्ट टू बी कॉल्ड द कुंभ मेला एज बृहस्पति इज इन कुंभ राशि फॉर दिस फेयर। ठीक है, तो हरिद्वार में जो मेला लगता था उसको इन डेप्थ मतलब उसको चांसेस ऐसे हैं कि पहली बार उसी को कुंभ मेला कहा गया हो, क्योंकि उस मेले के दौरान ही बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में होते हैं। अब इसके बाद द ओरिजिन्स ऑफ द कुंभ आर लिंक्ड टू द वर्शिप ऑफ द गंगा एज अ ग्रेट लाइफ फोर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ग्रेट लाइफ फोर्स है नॉर्दर्न प्लेन्स की गंगा, तो उसी के वर्शिप के रूप में ये जो कुंभ है इसका ओरिजिन माना जा रहा है। फेयर्स ऑन द बैंक्स ऑफ सेक्रेड रिवर्स आर इंडीड एन एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन। ठीक है, जो भी इस तरीके की पवित्र नदियां हैं उनके तटों पर जो भी इस तरीके के मेले वगैरह लगते हैं, ये एक बहुत पुरानी हिंदू सभ्यता है। ग्रेजुअली जो ट्रैवलिंग साधुज हैं, ठीक है, जो मतलब चलते फिरते साधु हैं, उन्होंने ये आइडिया दिया 4 को कुंभ मेलों का ऑन द बैंक्स ऑफ सेक्रेड रिवर्स, जहाँ पर जो आम आदमी है एज वेल एज सन्यासी जो हैं वो एक साथ गैदर हो सकें, मिलजुल सकें। अपार्ट फ्रॉम पिलग्रिमेज सच ह्यूज गैदरिंग्स ऑल्सो प्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न इन्फ्लुएंस एंड फॉलोअर्स। तो पिलग्रिमेज मतलब पिलग्रिमेज तो हो ही गया है ना, उसके साथ साथ इस तरीके की ह्यूज गैदरिंग जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देती है इन्फ्लुएंस अर्न करने का और फॉलोअर्स अर्न करने का भी। अब कुंभ मेला जो है ये केम टू बी ऑर्गेनाइज समटाइम्स आफ्टर द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के बाद इसको बनाया गया, ऐसा कहा जाता है। द ट्रेडिशन ऑफ होल्डिंग दिस रिलीजियस फेस्टिवल पॉसिबली क्रिस्टलाइज्ड ड्यूरिंग द हेडे ऑफ द भक्ति मूवमेंट, यानी कि जिस समय भक्ति मूवमेंट अपने चरम पर था उस समय से इस फेस्टिवल को, रिलीजियस फेस्टिवल को होल्ड करने का जो ट्रेडिशन है वो शुरू हुआ। एंड भक्ति मूवमेंट इज़ अ मूवमेंट ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑन फुट बाय अ सीरीज ऑफ हिंदू सेंट्स एंड रिफॉर्मर्स। ये तो आपको पता ही होगा। तो व्हाट पिलग्रिम्स डू एट कुंभ, तो अब जो भी श्रद्धालु कुंभ मेले में आते हैं वो करते क्या हैं? तो हालांकि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ एक दिन की रिचुअल डिप के लिए आते हैं, है ना, मतलब एक दिन की डिप गंगा में उन्होंने नदी में उन्होंने डुबकी लगाई ताकि उनके पाप जो है वो मिट जाएं, है ना। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कहा जाता है कल्पवासी। कल्पवासी क्या करते हैं, वो नदियों के तट पर ही रहते हैं। ठीक है, वो अपनी जो डेली फाइट है ऑफ अर्निंग मटेरियल रिसोर्सेज,
मतलब ज़िंदगी की जो रोज़ की भागा दौड़ी है उससे कुछ दिनों का ब्रेक लेके वो वहाँ पर आते हैं और स्पिरिचुअल क्रेडिट या जिसको कहा जाता है पुण्य वो कमाते हैं। ठीक है, विद एनी लार्ज क्राउड कम्स द चांस ऑफ कॉमर्स, और इतनी बड़ी क्राउड अगर आएगी तो वहाँ पर कॉमर्स का चांस भी बनता है। और मेला जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एक काफ़ी बड़ी मार्केट बन जाती है। हिस्टोरिकली यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वेनेशियन कॉइन्स यानी कि वेनिस के कॉइन्स वगैरह भी यहाँ पर देखे गए हैं और यूरोपियन टॉयज़ भी देखे गए हैं इस मेले मार्केट्स में। यानी कि आप कह सकते हैं कि बाहर से लोग भी आ रहे हैं और बाहर से सामान भी इस तरीके का आ रहा है। कई सारे जो साधु अखाड़ेज हैं वो अपने कैंप वगैरह लगाते हैं, वो रिचुअल बात करने जाते हैं शाही स्नान के जो दिन है उनमें। ठीक है, काफ़ी बड़े उनके जो जुलूस से हैं, प्रोसेशन से हैं, वो निकलते हैं। अगर आप लोग कभी गए हों, ठीक है, मतलब वैसे तो खैर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अभी भी बताया गया है कि 45 दिन का जो पर्व है या जो ये मेला है जो प्रयागराज में शुरू हो रहा है आज से, उसमें 45 करोड़ लोग जो हैं वो शामिल होंगे। तो होता तो खैर काफ़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है, एक बार जाके ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरीके का भीड़ होती है, किस तरीके का जो है वो अखाड़ों के जुलूस या प्रोसेशंस निकलते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बार अवसर मिला था जब हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था, आई थिंक 2010 की बात है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं ज़रूर गया था, मैंने देखा था किस तरीके से वो अखाड़ों के प्रोसेशंस निकलते हैं। इट इज़ मतलब एक बार देखने लायक तो ज़रूर है। ठीक है, तो इन द पास्ट जो टसल है, टसल ओवर विच साधु अखाड़ा इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ टू बेथ फर्स्ट हैज़ लेड टू ब्लडी बैटल्स, सो नाउ एन ऑर्डर इज जनरली प्री डिसाइडेड। पहले से बेसिकली क्या होता था कि अलग अलग जो साधु अखाड़े थे, ठीक है, तो पहले कौन स्नान करेगा इसको लेकर उनके बीच में लड़ाई झगड़े भी होते थे, है ना, कई सारा खून खराबा भी होता था। लेकिन अब जनरली जो ऑर्डर है वो पहले से डिसाइड कर दिया गया है कि कौन सा अखाड़ा कब स्नान करेगा। ठीक है, अब कुंभ मेला जो है इसने हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन हिस्ट्री बाय मोबिलाइजिंग एंड यूनाइटिंग सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी को मोबिलाइज और यूनाइट करने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। आज की डेट में इट इज़ ईजी टू एडवर्टाइज द टाइम एंड वेन्यू ऑफ द नेक्स्ट मेला। ठीक है, आज के टाइम में तो पता है कि अगली बार मेला कहाँ होगा, कब होगा, लेकिन कई सेंचुरीज पहले जो साधुज हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करके ये बताया करते थे कि अगला मेला कब होगा और कहाँ होगा। तो पीपल जो है इन वेन्यूज़ तक विदाउट ट्रेन्स एंड मोटराइज व्हीकल्स पहुँचते थे, विदाउट द ऑप्शन ऑफ लग्जरी टेंट्स। अब तो लग्जरी टेंट्स वगैरह भी हैं, ठीक है, ये भी नहीं होते थे। एंड देयर वर ड्रिवन ओनली बाय फेथ, सिर्फ वो अपनी जो धार्मिक आस्था है उसके आधार पर जाया करते थे। एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसके दौरान ये मेला जो है वो एक नेशनलिस्ट थॉट को स्प्रेड करने का भी वेन्यू बनते थे। ठीक है, तो आई होप बात समझे पूरा का पूरा कि क्या है कुंभ, किस तरीके से होता है ना। तो ये बेसिकली आप आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में ले सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ टॉपिक रिलेटेड टू कल्चर, है ना। चलो, और मैं वही कहूँगा कि मतलब इस बार प्रयाग में हो रहा है, मौका लगे तो ज़रूर जाएं एक बार। ठीक है, और नहीं तो कभी ना कभी आपके आसपास, अगर आप एमपी में उज्जैन के आसपास रहते हैं या महाराष्ट्र में नासिक के आसपास रहते हैं या इधर नॉर्थ में प्रयाग है, हरिद्वार है, अगर उसके आसपास कभी रहते हैं तो एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम जाइएगा ज़रूर। ठीक है, और देख के आइएगा कि कुंभ के मेला जो है वो किस तरीके का होता है। आपने वो बहुत सारे मूवीज़ में और उसमें सुना होगा ना कि बचपन में भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं, कुंभ के मेले में भी चढ़ जाते हैं। तो होता है वाकई में इस तरीके की भीड़ और इस तरीके का माहौल वहाँ पर होता है कि अगर आपने जो खासकर बच्चे वगैरह अगर उनका ध्यान नहीं दिया तो पिछड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जाइएगा ज़रूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना भी और जिसके साथ जा रहे हैं उनका भी, बिछड़िएगा मत, लेकिन जाइएगा ज़रूर, एक बार देख के आइएगा कि किस तरीके का माहौल होता है। ठीक है, चलो अगले आर्टिकल पर चलते हैं। व्हाट इज़ पिंक फायर रिटार्डेंट, जिसको कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर्न कैलिफोर्निया में मल्टीपल वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, ये तो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था। तो इसको लेकर इसको मतलब इस आग को बुझाने के लिए जो मल्टीपल जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजिंग प्लेन्स, और लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइट पिंक फायर रिटार्डेंट को वो ड्रॉप कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में हालांकि कोई नई बात नहीं है,
लेकिन ग्रोइंग रिसर्च ने क्वेश्चंस खड़े किए हैं इसकी इफेक्टिवनेस को लेकर और इसका जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है उसको लेकर। तो फायर रिटार्डेंट होता क्या है? फायर रिटार्डेंट बेसिकली केमिकल्स का मिक्सचर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए या आग तेज़ी से ना फैले उसको रोकने के लिए। अब वाइल्ड फायर्स को यूएस में टैकल करने के लिए अथॉरिटीज़ कॉमनली एक ब्रांड नोन एज फॉसचेक इसका इस्तेमाल करते हैं जिसमें अमोनियम फॉस्फेट बेस्ड स्लरी होती है, सॉल्ट लाइक अमोनियम पॉलीफेस फॉस्फेट, जो कि पानी की तरह जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता है और ये लंबे समय तक बना रहता है। अब रिटार्डेंट को क्या किया जाता है कि आग से पहले ही छिड़क दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है ताकि वेजिटेशन के ऊपर इसके कोटिंग लग जाए, है ना, और प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम अलाउइंग इट टू बर्न, और वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह ना हो तो उससे जो पेड़ पत्ते हैं जो पौधे वगैरह हैं वो जलेंगे नहीं। अब कलर यूजुअली जो है वो फायर रिटार्डेंट में ऐड किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो फायर फाइटर्स हैं दे कैन सी इट अगेंस्ट द लैंडस्केप, ठीक है, कि उनको ये कलर दिख जाए। तो इससे एक तो फायर लाइन्स क्रिएट हो जाती हैं, मतलब पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो आग की घटनाएं या होने की आशंकाएं हैं, वहाँ पर ये रिटार्डेंट छिड़का गया है। पोटेंशियली सेविंग लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, तो लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव किया जा सकता है। और फॉसचेक का जो कलर है दैट इज़ पिंक बिकॉज ये कलर जो है इज़ बाय फार द मोस्ट विजिबल एंड इज़ प्रिटी, ठीक है, ऐसा कहा गया है कि कलर देखने में अच्छा लगता है और मोस्ट विजिबल है। अब व्हाट आर दी कंसर्न्स, अब चिंताएं क्या हैं? इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने ये आर्ग्यू किया है कि फायर रिटार्डेंट को छिड़कने से प्लेन्स का इस्तेमाल करके ये इनफेक्टिव है, ठीक है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, एक्सपेंसिव भी है, महंगा भी है, एंड ग्रोइंग सोर्स ऑफ पोल्यूशन फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, नदियों के लिए जो स्ट्रीम्स हैं उनके लिए ये एक पोल्यूशन का सोर्स है। 2024 की एक स्टडी की गई है बाय द रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। इन्होंने ये पाया है कि फॉसचेक इज़ लेडन विद टॉक्सिक मेटल्स, फॉसचेक में जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेटल्स हैं, और ये कहा गया है कि रिटार्डेंट का यूज़ से लगभग 8.5 लाख पाउंड जो केमिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हुए हैं 2009 से। और ये टॉक्सिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि क्रोमियम हो गया, ठीक है, क्रोमियम उसमें बताया इन्होंने, कैडमियम हो गया जिससे कैंसर, किडनी और लिवर डिजीजेज जो हैं वो हो सकते हैं। हाउएवर इनका जो एडवर्स इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है दैट इज़ पोटेंशियली बिगर इन स्केल स्पेशली व्हेन रिटार्डेंट एंटर वाटरवेज एंड किल एक्वेटिक एनिमल, है ना, जब ये रिटार्डेंट पानी में पहुंच जाएं, वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाएं और एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक लाइफ को मारने लगें तो इनका असर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इनका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है वो असर। इफ़ेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो इफ़ेक्टिवनेस भी क्लियर नहीं है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द न्यूमरस फायर फाइटिंग टेक्निक्स डिप्लॉयड इन अ मेजर फायर, कि जब बहुत ज़्यादा आग लग रही होती है तो फायर फाइटिंग के लिए अलग अलग टेक्टिक्स यूज़ की जाती है, तो उनमें से दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक, ठीक है, सिर्फ यही तो यूज़ नहीं किया जाता। और एक बार अगर आग बुझ गई तो किसी भी चीज़ को क्रेडिट देना ये बड़ा मुश्किल है कि हाँ इसी की वजह से आग बुझी है, क्योंकि कई सारी टेक्टिक्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्टडीज़ हैव फाउंड दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ एरियल रिटार्डेंट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप, फ्यूल टाइप, टेरेन एंड वेदर, ठीक है। स्टडीज़ में ये भी कहा गया है कि जो एरियल रिटार्डेंट्स हैं, मतलब जिनको एरियल से या एयर से इस तरीके से गिराया जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस तरीके का स्लोप है, फ्यूल टाइप है, टेरेन है, वेदर है। और एरियल रिटार्डेंट इफेक्टिव है ओवर अ नैरो रेंज ऑफ कंडीशंस, बहुत कम ऐसी कंडीशंस होती हैं, मतलब बहुत इस तरीके की कम तरीके की कंडीशंस होती है जिनमें ये फायर रिटार्डेंट इफेक्टिव होता है। और जो विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी है फॉर दीज कंडीशंस ये हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी कम हो रही हैं। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है तो वाइल्ड फायर जो हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी होती जाएंगी और ज़्यादा इंटेंस भी होती जाएंगी। तो इससे होगा क्या, ये आने वाले समय में जो एरियल फायर रिटार्डेंट्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। और डेटा यहाँ पर यह दिखाता है कि 400 मिलियन गैलन्स ऑफ रिटार्डेंट जो है वो अभी तक इस्तेमाल किया जा चुका है 2009 से लेकर 2021 के बीच में अमेरिका में। और एक यूएससी स्टडी एस्टिमेट करती है कि एज अ रिजल्ट मोर देन 400 टन्स ऑफ हैवी मेटल्स वर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, कि 400 टन से ज़्यादा का हैवी मेटल जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो चुका है इन फायर रिटार्डेंट्स की वजह से। तो इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बताया जा रहा है स्टडीज़ में कि बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़, मतलब इसका इस्तेमाल फिर नहीं होना चाहिए, है ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो फिलहाल साइंस एंड टेक में इस आर्टिकल को आप ले सकते हो। अगले आर्टिकल की बात करें, ट्रम्प्स कॉल टू रीनेम गल्फ ऑफ मैक्सिको
एंड हिस्ट्री ऑफ नेम्स अमेरिका एंड मैक्सिको। देखो, यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ये कहा है पिछले हफ्ते कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका बना देंगे। ठीक है, जब ये बात कर रहे थे अबाउट द ट्रेड डेफिसिट एंड इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम मैक्सिको, कि मैक्सिको से जो ट्रेड डेफिसिट है इनका और जो वहाँ से इलीगल इमिग्रेशन होता है उसके बारे में, तो इनका यही कहना था कि हम अमेरिका मैक्सिको की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और ज़्यादातर काम जो है वो वहाँ पर हम करते हैं, वो हमारा है, और हम लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एक ब्यूटीफुल रिंग है, ठीक है, वो आपने देखी होगी मैप में। तो इसके रिस्पॉन्स में जब इन्होंने ऐसा कहा, तो इसके रिस्पॉन्स में मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ क्लॉडिया शैनबूम, उन्होंने कहा कि नॉर्थ अमेरिका का नाम बदल के जो है वो मैक्सिकन अमेरिका रख देना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ 17th सेंचुरी के मैप्स में मेंशन भी किया गया है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है दोनों के बीच में। अब वेयर डू द नेम्स कम फ्रॉम, अब ये नाम आते कहाँ से हैं? तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड थ्योरी अबाउट द नेम ओरिजिन ऑफ द नेम अमेरिका, अमेरिका का जो नाम पड़ा उसके बारे में जो मोस्ट साइटेड थ्योरी है वो ये है कि स्टेम्स फ्रॉम इट्स फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज ऑन अ मैप। जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंचता है 1492 में, ही डिड नॉट नो ही हैड रीच अनदर कॉन्टिनेंट अननोन टू मोस्ट इन यूरोप। ठीक है, तो उसको नहीं पता था कि वो किसी ऐसे कॉन्टिनेंट में पहुंच गया है जो यूरोपियंस को नहीं पता जिसके बारे में। ठीक है, अब कई सारे वॉयेजर जो हैं उन्होंने इसको फॉलो किया। फिर एक इटालियन एक्सप्लोरर है जिनका नाम था एमरिगो वेस्पुसी, ठीक है, वॉज द फर्स्ट टू राइट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड इन हिज लेटर्स, दो मैनी ऑफ हिज अकाउंट्स आर टेकन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट टुडे। एक जर्मन स्कॉलर है जिनका नाम है मैथीज रिंगमैन, उन्होंने इन लेटर्स को ढूंढा और उसके जो उन्होंने और उनके जो फेलो कार्टोग्राफर हैं दैट इज़ मार्टिन वेल्ड्स म्यूलर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक वर्ल्ड का मैप बनाएंगे। उन्होंने एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दिखाई जिसका नाम था अमेरिका, और उसको वेस्पुसी का जो फर्स्ट नेम था दैट इज़ एमरिगो उसके नाम पर रखा गया। इसके बाद यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ये कहती है कि जो ये मार्टिन वेल्ड्स म्यूलर हैं, इनका 1557 का जो वर्ल्ड मैप है वो वेस्पुसी के रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है बाय पोर्ट्रेइंग द न्यू वर्ल्ड एज अ सेपरेट कॉन्टिनेंट। और ये पहला ऐसा मैप था प्रिंटेड या मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब प्रिंटेड था या हाथ से बनाया हुआ था, जो क्लियरली डिपिक्ट करता है अ सेपरेट वेस्टर्न हेमिस्फेयर विद द पैसिफिक एज अ सेपरेट ओशियन। और इस मैप में ह्यूज लीप फॉरवर्ड इन नॉलेज इसको रिप्रेजेंट करता है। अब मैक्सिको की अगर हम बात करें तो मैक्सिको का जो नाम पड़ा है, इसके नाम के पीछे जो बातें हैं दैट इज़ पावर, इट इज़ लिंक टू अ पावरफुल एम्पायर। ठीक है, यहाँ पर एक नेहुआटल लैंग्वेज जो वहाँ के एस्टेक्स के द्वारा बोली जाती थी, जिन्होंने इस रीजन को रूल किया था 14 to 16 सेंचुरी, वहाँ से ये नाम निकल के आता है। मैक्सिको गवर्नमेंट की वेबसाइट के अनुसार मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ये कहती है कि जो नेम है इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 3 नेहुआटल वर्ड्स, जो यहाँ की जो एस्टेक्स के द्वारा लैंग्वेज बोली जाती थी नेहुआटल, उसके 3 वर्ड से ये शब्द बना है दैट इज़ मेडस्टिली जिसका मतलब है मून, इक्सटिली जिसका मतलब है बेली बटन और सेंटर, या फिर तीसरा वर्ड है दैट इज एफिक्स जिसका मतलब है को, इंडिकेटिंग प्लेस। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द ओल्डन सिटी ऑफ टेनोशिटलेन नाउ दैट नाउ लाइज इन द हार्ट ऑफ मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको की जो ऑफिशियल नेम है जिसका इस्तेमाल पहली बार 1824 में किया गया दैट इज़ यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स। ठीक है, जैसे अमेरिका का नाम क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वैसे ही इसका नाम है यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर भी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है अमेरिका की तरह ही। ठीक है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार गल्फ का जो नाम है वो पहली बार जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने मैप यूज़ करे थे 16th सेंचुरी, वहाँ पर ये नाम देखने को मिलता है। वेल बिफोर द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पिछले हफ्ते शैनबॉम ने डिस्प्ले किया था एक मैप, शैनबॉम मतलब वही क्लॉडिया शैनबॉम मैक्सिको की प्रेसिडेंट, उन्होंने एक मैप डिस्प्ले किया था 1607 से जिसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में मेंशन था। यह अमेरिका के लिए भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रीजन है उसके एनर्जी रिसोर्सेज के हिसाब से। गवर्नमेंट की जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये स्टेट करता है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो फेडरल ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन है उसका 14% मतलब 14% ऑफ द टोटल यूएस का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो यहीं से होता है। फेडरल ऑफशोर नेचुरल गैस प्रोडक्शन इन द गल्फ वो 5% है ऑफ द टोटल यूएस
ड्राई प्रोडक्शन, और 48% ऑफ द टोटल यूएस पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैपेसिटी दैट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द गल्फ कोस्ट, और 51% ऑफ द टोटल यूएस का जो नेचुरल गैस प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो भी यहीं पर है। ठीक है, तो उसके लिए रिसोर्स वाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या ट्रंप जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल सकते हैं? तो यहाँ पर एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि दैट एनी रीनेमिंग, ठीक है, कोई भी इस तरीके की रीनेमिंग जो है वुड नॉट बी अ यूनिलेटरल डिसीजन, मतलब उसको आप यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकते। उसमें यह कहा गया है कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसके दोनों ही अमेरिका और मैक्सिको मेंबर्स हैं, ये वर्क करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सभी के सभी जितने भी वर्ल्ड के सीज़ हैं, ओशियंस हैं और नेविगेबल वाटर्स हैं, दे आर सर्वेड एंड चार्टेड यूनिफॉर्मली एंड ऑल्सो नेम सम ऑफ देम। इस तरीके के कुछ इंस्टेंसेज हैं जहाँ पर कंट्री ने सेम बॉडी ऑफ वाटर को या लैंडमार्क को डिफरेंट नेम से जो है वो अपने ओन डॉक्यूमेंटेशंस में दिखाया हुआ है। जैसे कि मल्टीपल नेशंस ने साउथ चाइना सी को लेकर ओवरलैपिंग क्लेम्स किए हैं, हालांकि देयर इज़ नो प्रायर डिस्प्यूट ओवर द गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर इस तरीके का कोई डिस्प्यूट तो है नहीं, और ट्रम्प से पहले भी किसी मेजर यूएस पॉलिटिशियन ने इसके नाम को मतलब रीनेम करने की डिमांड नहीं की है। इसके बाद इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के जॉन नियबर्ग डायरेक्टर हैं इन्होंने ये कहा है कि देयर इज़ नो फॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल इन प्लेस फॉर रीनेमिंग मैरीटाइम एरियाज़, कि मैरीटाइम एरियाज़ को रीनेम करने के लिए कोई ऐसा फॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। तो इसका मतलब ट्रंप ने कहने को एक, जिसको कहते हैं ना, एक शगुफा छोड़ा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो इसको आप लोग इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, उसमें ले सकते हैं, ग्लोबल न्यूज़ है। इसके बाद हम लोग लास्ट आर्टिकल की बात करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद द गोल्ड इंपोर्ट फिगर्स एंड व्हाई इज़ रिविजन बिफोर बजट क्रूशियल। तो देखो, गोल्ड इंपोर्ट्स में अनयूजुअल सर्च देखने को मिला था, दैट इज़ 331% का ड्यूरिंग द नवंबर, विच हैड एन इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक करेंसी। इसकी वजह से डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर असर पड़ा और ऑल टाइम लो पहुंच गई अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और आज भी मैं अभी देख रहा था कि 86 रुपीज़, डॉलर हैज़ क्रॉस्ड 86 रुपीज़। ठीक है, और इसकी वजह से कई सारे सब्सिक्वेंट रेड फ्लैग्स जो हैं वो इंडस्ट्री के द्वारा रेस किए गए, दैट फोर्स द गवर्नमेंट। और इन सब चीज़ों की वजह से सरकार जो है वो मजबूर हुई या फोर्स्ड हुई कि वो एक ब्रॉड बेस्ड प्रोसेस करे ऑफ कंपेयरिंग एंड मैचिंग द ट्रेड डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग टैक्स कलेक्शन डेटा टू वेरीफाई एक्यूरेसी। अब जब ये इनिशियल रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स किए गए इन्वॉल्विंग इंपोर्ट्स बिटवीन द अप्रैल एंड नवंबर, तो उसमें ये पाया गया कि गोल्ड इंपोर्ट के फिगर्स में रिवीजन हुआ है, और स्टीपेस्ट रिवीजन है इन द रिसेंट ई पास्ट। नवंबर के महीने की अगर हम बात करें तो गोल्ड इंपोर्ट के फिगर को रिवाइज डाउन किया गया $5 बिलियन से, और क्यूमुलेटिवली अप्रैल से लेकर नवंबर तक के महीने में जो इंपोर्ट फिगर्स हैं उनको रिवाइज डाउन किया गया बाय $12 बिलियन टू $37 बिलियन। अब ये रिवीजन जो है उसमें कहा गया कि इस रिवीजन को करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रॉब्लम थी डेटा माइग्रेशन प्रोसेस की, जो कि पिछले साल जुलाई में शुरू हुई थी। इट वॉज डिस्कवर्ड सब्सिक्वेंटली दैट एन एरर अकर्ड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द डेटा। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फ्रॉम द SEZ टू द इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, दैट इज़ आइस गेट। वहाँ पर जो डेटा ट्रांजिशन हो रहा था उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, और उसकी वजह से डबल काउंटिंग हो गई है गोल्ड इंपोर्ट्स में, इसलिए ये ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई थी, तो उसको उन्होंने रिवाइज यहाँ पर कर दिया है। अब ये रिवीजन जो है वो यूनियन बजट के प्रेजेंटेशन से कुछ हफ्तों पहले किया गया है, और इसका महत्व भी है क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। जब से लास्ट ईयर ये अनाउंस किया गया था कि गोल्ड के ऊपर जो ड्यूटी है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको कम कर दिया गया था 15% से 6%, तो उसके बाद से गोल्ड इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसीलिए ये मांग भी उठ रही है कि आने वाले बजट में कुछ ऐसा किया जाए कि इन रेट्स को थोड़ा सा टाइट किया जाए। ठीक है, ताकि जो एक तो ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा सा, जो वाइडनिंग, जो बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सके, और साथ ही साथ जो रुपया कमज़ोर हो रहा है वो भी इसकी वजह से रुक सके। अब इंडस्ट्री का जो फियर है ऑफ इंक्रीज़ इन गोल्ड ड्यूटी, की अगर गोल्ड में ड्यूटी बढ़ेगी तो इंडस्ट्री वाले, मतलब इसके जो इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या डर है कि गोल्ड ड्यूटी रेट्स में अगर बढ़ोतरी होती है आने वाले बजट में, बेस्ड ऑन द इनएक्यूरेट डेटा, कुड हर्ट द लेबर इंटेंसिव जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। ठीक है, जो लेबर इंटेंसिव जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री है
वो इससे प्रभावित हो सकती है। उनके लिए गोल्ड एक की इनपुट मटेरियल है। ड्यूरिंग वट वुड नॉर्मली बी अ स्ट्रॉन्ग पीरियड फॉर एक्सपोर्ट्स ड्रिवन बाय फेस्टिव डिमांड, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स स्लिप्ड बाय 13% इन नवंबर। जनरली ये जो समय है फेस्टिव डिमांड का समय होता है, ऐसे समय पर होता क्या है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, लेकिन देखा गया कि नवंबर के महीने में जो जेम्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है वो 13% तक कम हो गया। अब इस डिक्लाइन के पीछे कारण बताया गया है कि जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है ये ऑलरेडी चैलेंज फेस कर रही है ऑन बोथ द डिमांड एंड सप्लाई साइड्स। यूरोप और चाइना में डिमांड जो है वो कम है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं इन जगहों पर। और दूसरी बात यह है कि जो यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस या प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी वजह से रॉ डायमंड्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। अब जो ये डेटा में करेक्शन किया गया है ये रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ एन इंक्रीज इन द गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी इन दी अपकमिंग बजट। ठीक है, कि हो सकता है कि अब ये जो डेटा पे बदलाव किया गया है, पता लगा कि ये इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं था, तो इससे हो सकता है कि गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी बढ़ने के चांसेस थे वो कुछ कम हो जाए, क्योंकि रिवाइज नंबर ये सजेस्ट करते हैं कि जनवरी से लेकर नवंबर 2024 के बीच में जो गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो एनुअल एवरेज ऑफ 800 टन से कम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ऑन एन एवरेज 200 टन का गोल्ड जो है वो स्मगल होता है। ठीक है, देखो, टू बी श्योर कि हाई ड्यूटीज ऑन गोल्ड हैव ऑलवेज बीन एन इफेक्टिव रेवेन्यू स्ट्रेटेजी, कि गोल्ड के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाती है ना। अब ड्यूटी क्यों लगाई जाती है सरकार के द्वारा? रेवेन्यू कमाने के लिए, राजस्व कमाने के लिए। लेकिन ये एक इनइफेक्टिव रेवेन्यू स्ट्रेटेजी है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे होता क्या है कि गोल्ड स्मगलिंग बढ़ जाती है। ठीक है, अगर 6% के आसपास भी गोल्ड के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है, तो दिल्ली कस्टम्स ने पिछले महीने एक पर्सन को पकड़ा जो कि गोल्ड स्मगलर कर रहा था अपने सिलेक्टम में रख के। ठीक है, इसके बाद 1/4 ऑफ द टोटल वैल्यूम ऑफ द गोल्ड एंटरिंग इंडिया इज बिलीव टू कम वाया इलिसिट ट्रेड। ठीक है, मतलब जितना भी इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट होता है उसका लगभग 1/4 क्वार्टर 25% आप कह सकते हैं कि वो गलत तरीके से आ रहा है, इलिसिट ट्रेड से आ रहा है। ऐसा बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद उसकी रिपोर्ट बताती है ऑन गोल्ड स्मगलिंग, जो ये सजेस्ट करता है कि लगभग 200 टन के आसपास तक गोल्ड जो है वो भारत में स्मगल हो रहा है। इंडिया जो है वो हर साल लगभग 800 से 900 टन गोल्ड जो है वो हर साल इंपोर्ट करता है, जबकि जो एनुअल कंजम्पशन है वो लगभग 1000 टन के आसपास है। ठीक है, तो ये बेसिकली आई होप आप बात समझ गए कि रिपोर्ट मतलब ये डेटा को रिवाइज किया गया है, क्यों रिवाइज किया गया, इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के क्या फियर हैं और गोल्ड इंपोर्ट की स्थिति क्या है। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए। चलिए, तो इसको आप लोग इकोनॉमी में जीएस पेपर 3 में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं। अच्छा, ये आज भी नहीं दिख रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए जिसमें आपको जीएस, करंट अफेयर्स और सीसेट तीनों ही चीज़ें मिल जाती हैं ओनली एट 849 रुपीज़ विद टोटल 91 टेस्ट। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल जाएंगे। ओनली जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिल जाते हैं 449 में। ओनली करंट अफेयर्स के टेस्ट 299 में मिल जाएंगे और सीसेट के टेस्ट आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं 249 में। तो ये सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में आप चाहें एनरोल कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो सीसेट का बैच चल रहा है, नया बैच, जिसमें हम आप लोगों को लाइव क्लासेस तो नहीं बट एक गाइडेड तरीके से रिकॉर्डेड मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर वीकेंड हम लोग उसका लाइव सेशन, एक डाउट सेशन लेते हैं। तो इस बैच में अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और 4 जनवरी से ये बैच जो है वो शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, और यहाँ पर जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, अगर कोई डाउट है तो इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर से नहीं मिल पा रहा है आपको ऐप, तो आप इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, हम आपको इसका एपीके लिंक प्रोवाइड कर देंगे सो दैट कि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने से फ़ायदा ये होगा कि आपने किसी भी अगर हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशंस फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिल रही है या कुछ भी आप लोग नया सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि
थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा इस तरीके से कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू कर सकते हैं, या इस को करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।